हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो रोज की तरह आज फिर से हम नए कंटेंट के साथ हाजिर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो ध्वनि का जो चैप्टर है यानी साउंड का जो चैप्टर है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उसे हम लेके आए हैं। तो चैनल हमारा छोटा है, क्रिएटर हम छोटे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए। तो आपको बताते चलें कि हमारे चैनल के माध्यम से सामान्य अध्ययन के भी जो ट्रिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं उसे भी कराए जाते हैं। सामान्य ज्ञान के और मैथ के भी जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसे ट्रिक के माध्यम से कराए जाते हैं। तो एक चैनल में आपको सब कुछ मिल सकता है। आप चैनल को विजिट कर ले, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ना लगे तो आप सब्सक्राइब किए बिना आप जा सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं ध्वनि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट कहता है कि ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश के बारे में हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। प्रकाश अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है, यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करें ध्वनि के तरंगों की तो वो तीन प्रकार की होती है। वो क्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि अश्रव्य तरंगे जिसे हम सुन नहीं सकते यानी 20 हर्ट्ज से नीचे, इसकी प्रकृति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे और बहुत बड़े आकार के स्रोत जो होते हैं उससे उत्पन्न होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अश्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है और बहुत बड़े आकार के स्रोत से इसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जाता है अश्रव्य तरंगे जिसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन की संख्या मात्र 11 है, लेकिन 11 लाइन में कम से कम 11 इंटू 3 यानी 33 प्रश्न आप आसानी से 33 से 40 के बीच में प्रश्न इसमें हम क्लियर कराएंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें, काफी यूजफुल होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब काफी जल्दी रेलवे तथा एसएससी एग्जाम ले सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन के जो विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेके आते हैं, वीडियो से बने रहें। तीसरा पॉइंट कहता है कि श्रव्य तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यानी हम उस तरंगों की बात कर रहे हैं जिसे हम अपनी कानों से आसानी से सुन सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे ऑडियोबल कहते हैं, यानी हम सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि पराश्रव्य तरंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट तरंग है दोस्तों, इससे कई प्रश्न बनते हैं। पराश्रव्य तरंग से इसकी आवृत्ति जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी 20,000 से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और ये जो इसे किसके माध्यम से सुना जा सकता है, तो पराश्रव्य तरंग कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पराश्रव्य तरंग किनके माध्यम से कौन सुन सकता है। तो इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आसानी से सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो जानवर हैं वो पराश्रव्य तरंग को आसानी से सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। छठा पॉइंट कहता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए पता करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो पराश्रव्य तरंग है, पराश्रव्य तरंग को प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका बहुउपयोगी इसे माना जाता है। ये इस तरंग को कई स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई तो सोनार से मापा जाता है, लेकिन इस किरण के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि गहरा कितना है। तो पराश्रव्य तरंग के माध्यम से समुद्र की गहराई पता लगाया जाता है। कीमती कपड़े जो होते हैं उसे साफ किया जाता है, यानी जो हीरे मोती जिसमें जड़े होते हैं उसे साफ किया जाता है पराश्रव्य तरंग के माध्यम से। हवाई जहाज तथा घड़ियों के पुर्जे, हवाई जहाज तथा घड़ी के जो बारीक पुर्जे होते हैं उसे साफ किया जाता है पराश्रव्य तरंग के माध्यम से। गठिया और ब्रेन ट्यूमर के इलाज में भी इसी तरंग का प्रयोग होता है। यानी गठिया और ब्रेन ट्यूमर के जो रोगी होते हैं उसे पराश्रव्य तरंग के माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। इसे आप याद कर लें। सातवां पॉइंट कहता है कि ध्वनि की चाल का क्रम क्या है। कई बार ये क्रम भी पूछा जाता है। तो आपको बताते चले कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस के अंतर्गत कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसमें होती है, तो उसमें इस्पात दिया हुआ था ऑप्शन में, यानी स्टील लोहा के अंतर्गत आता है। तो इस्पात में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, यानी ठोस। इस्पात ठोस है, ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस।
ठोस, द्रव, गैस। ठोस तो वैसे लकड़ी भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर जाए तो लोहा या स्टील होता है इसका सही आंसर। तो सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो लोहे में अगर बात करें तो लोहे में 3130 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं जल में, तो 1483 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि गमन कर सकती है, कहां पे? पानी पे। उसके बाद हम बात करते हैं हवा में, तो हवा में कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हवा में तो 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि गमन करती है, कहां पे? हवा पे। इसे आप याद कर लें। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है, इसे भी आप याद कर ले। जहां ऑक्सीजन नहीं होता है वहां ध्वनि नहीं जा सकता। यानी कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति बोले तो कितनी दूरी पर उसे सुनाई देगा। तो चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति बात करे तो उससे पास वाला व्यक्ति कुछ नहीं सुन सकता है, इसे आप याद कर लें। बात करते हैं दाब पर, तो दाब से ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, घटती है या वैसे ही रहती है? तो आपको बता दें कि ध्वनि का दाब से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी दाब बढ़ने पर या घटने पर ध्वनि का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। इसे आप याद कर लें। दाब बढ़ने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दाब के बढ़ने से या घटने से ध्वनि का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.16 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इसे आप याद कर लें। दाब बढ़ने यानी कि 1 डिग्री जो है ना टेम्परेचर बढ़ने पर, यानी तापमान बढ़ने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इसे आप याद कर ले, काफी उपयोगी प्रश्न है। 10वां पॉइंट कहता है कि मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा का मतलब होता है मनुष्य कितनी अधिक डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल के माध्यम से, इसे आप याद कर ले। तो मनुष्य की अधिकतम जो श्रव्य सीमा है वो 95 डेसिबल होता है, यानी 95 डेसिबल तक ही मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद वो पागल या बहरा हो सकता है। आगे कहता है कि कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है, तो हम बताते चले आपको कि किसी भी चीज को जब हम अपने कान से सुनते हैं तो साउंड का प्रभाव 1/10 भाग तक रहता है। 1/10 सेकंड तक हमारे कान पर उस ध्वनि का प्रभाव रहता है। इसे याद कर ले, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सेशन का अंतिम प्रश्न है, कहता है पॉइंट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो इको साउंड होता है, प्रतिध्वनि को हम इको साउंड कहते हैं। यानी कोई किसी कमरे के बाहर में अगर कोई व्यक्ति जोर से बोलता है तो उसे अपनी आवाज फिर से कई बार इको साउंड के माध्यम से, यानी प्रतिध्वनि के माध्यम से 3-4 बार सुनाई देता है, या कम से कम 2 बार सुनाई देता है, तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये दूरी कितने मीटर दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होती है इसकी दूरी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन के कारण ही रात में ध्वनि अधिक दूर तक गमन करती है। यानी कई बार हमने देखा है कि रात में बहुत दूर की आवाज सुनाई देती है, वह ध्वनि के अपवर्तन के कारण ये ऐसे होता है। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है साउंड काफी दूर तक गमन करती है, जो कि रात्रि में ऐसा होता है। और रात्रि काल में ही ध्वनि काफी दूर तक हमें सुनाई देती है अपवर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों, ध्वनि का ये हमारा सेशन कैसा रहा? थोड़ा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, इंकरेज करने के लिए लाइक कर दें, और वीडियो को जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।